दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को। देखो ये जो कंसेप्ट है ना प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बाकी सभी चैप्टर्स किए थे, राइट जैसे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने कर चुके हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। हमने मोस्ट ऑफ जैसे कि नेचर ऑफ सप्लाई हो गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया है, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया है, ठीक है, एंड कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर हो गया है, और इवन जो फर्स्ट से लेकर 5th चैप्टर थे हमारे, इन सब के ऊपर हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज है ये भी ऑलरेडी आ चुकी है। एंड टैक्सेबल इवेंट, लिवाई एंड कलेक्शन, ये सभी चैप्टर्स हम कर चुके हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इन सबको जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मतलब लेंथी आपको लग रहा था टाइम ऑफ सप्लाई, है ना। आज हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई कि कौन से स्थान को हम सप्लाई समझेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है हमें, राइट, कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। सो मैं आपको बताती हूँ ये मुश्किल नहीं है, हाँ, बट ये लेंथी है। लेंथी होने के कारण आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है। हम भी इस चैप्टर को ना कम से कम 2 वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म है कि सिमिलर है, बहुत सारी ऐसी टर्म है जो नहीं आई है, उसको हम ट्रिक के साथ समझेंगे। अब यहां पर देखो एक शब्द आ रहा है प्लेस और सप्लाई का। अब सप्लाई का तो मतलब समझ में आ गया कि जब हम क्या करते हैं एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान, देखो ये आपको यहाँ पे नक्शे के थ्रू नजर आ रहा होगा, ये हमारा भारत है, यहाँ इस एरिया से ये इस एरिया तक पहुंचाना सप्लाई हो रही है। अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, चाहे आप सप्लाई किसकी करो, गुड्स की कर रहे हो, चाहे आप सप्लाई किसकी कर रहे हैं, सर्विसेज की कर रहे हैं, तो वो सप्लाई तो है। बट इनमें से सप्लाई प्लेस कौन सा डिसाइड होगा कि प्लेस ये है, सप्लायर का प्लेस माना जाएगा या फिर रिसिपिएंट का प्लेस माना जाएगा। अब कंफ्यूजन सबसे ज्यादा जीएसटी के अंदर, जीएसटी के कंसेप्ट को एप्लीकेबल करने के अंदर हमें यही कंफ्यूजन होती है कि क्या ये जो प्लेस हम सप्लायर का माने या फिर हम किसका माने, रिसिपिएंट का माने। इन दोनों में से किसी एक की बात चल रही, उसी को तो मानेंगे ना, वही स्थान मानेंगे ना सप्लाई का, जैसे कि हमने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर डिस्कस किया था, राइट, ठीक है, कि किस टाइम हम सप्लाई मानेंगे। उसके अंदर भी हमने सेक्शंस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसको डिस्कस किया था, राइट। तो इस चैप्टर के समझने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसको इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, देन इसके अंदर 4 सेक्शन हैं, उन चारों सेक्शंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 9 जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो सेक्शन जो चैप्टर 9 था इसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। बस इसके अंदर तो क्या करना है, मुझे आपको बस ये बताना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होने वाला है, दैट्स इट, ओके। अब इस चैप्टर के अंदर चारों सेक्शन है, उन चारों सेक्शंस का जो बेस है ना वो 4 ही पॉइंट है। उन 4 पॉइंट्स को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, जिसके थ्रू मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी, ओके। तो जैसे हमारा जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट चैप्टर्स को भी हम रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है। देखो लास्ट चैप्टर हम साथ साथ रिवाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी रिवीजन होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखो क्या है कि जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट है वो कौन सा इवेंट होता है, जब भी हम क्या करते हैं सप्लाई करते हैं। सप्लाई चाहे आपकी गुड्स की है, सप्लाई चाहे आपकी सर्विसेज की है, उसे हम क्या कहते हैं जी, हम सप्लाई कहते हैं, और वही हमारा क्या होता है टैक्सेबल इवेंट होता है, जिसके कारण एक कंसेप्ट निकल कर आता है लिवाई एंड कलेक्शन का, राइट, पढ़ा था हमने, ओके जी। अगर लिवाई हमारा इंटरस्टेट हो रही है तो कौन सा सेक्शन लगेगा, इन केस लिवाई हमारी इंट्रास्टेट हो रही है तो सेक्शन हमने याद बहुत अच्छे से किए थे, उम्मीद करूंगी अब आपको भी याद होंगे, आप मेरे साथ रिस्पॉन्स कर पा रहे होंगे, राइट। तो अगर मैंने बात की थी इंट्रा सप्लाई की, तो उसके अंदर जो सेक्शन था सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस किया जा रहा था, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। अगर बात की जा रही है इंटरस्टेट सप्लाई की, आईजीएसटी जिसके अंदर अप्लाई होता है, वहां पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 के बारे में डिस्कस किया था,
याद है आपको? चलिए, तो इसके अंदर हमारा CGST प्लस SGST ये अप्लाई होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है, किस टाइम हम सप्लाई मानेंगे, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस किया था, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। और उन टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमने डिस्कस, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो हो गया है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ सप्लाई। आज का जो चैप्टर है ना, नेचर ऑफ सप्लाई, आज का जो चैप्टर कौन सा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले नेचर ऑफ सप्लाई पार्ट समझना होगा, तो इसलिए कहूंगी कि प्लीज विजिट कीजिए चैप्टर 9 के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कब कब हम क्या, किसे हम क्या मानेंगे, कौन सी सप्लाई हो रही है, क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट्स थे। सेक्शन जो 7 है वो किसको डिफाइन कर रहा था, इंटरस्टेट सप्लाई को, और सेक्शन 8 जो है हमारा इंट्रास्टेट सप्लाई को डिस्कस कर रहा था, ठीक है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर नेचर ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, रीजन यही है कि इसमें आपको यह पता चल जाता है कि जो आप सप्लाई कौन सी कर रहे हैं। अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब क्या है, जब आपके ऊपर IGST लगेगा। अगर इन केस इंट्रास्टेट हो रही है तो आपके ऊपर CGST लगेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि आपको टैक्स की रेट का पता लग जाए कि टैक्स की रेट कितनी एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सेकेंड थिंग इज दैट कि यहां पर हम देखेंगे कि जो आपका सप्लायर है और आपका जो रिसिपिएंट है, इनकी लोकेशन क्या है, दैट मीन्स लोकेशन ऑफ किसकी, सप्लायर की लोकेशन देखेंगे और रिसिपिएंट की लोकेशन देखेंगे, क्योंकि आप जब कोई सप्लाई कर रहे हैं वहां पर यही 2 पार्टी मेन है ना जो रोल अदा कर रही हैं, राइट। तो सप्लायर की लोकेशन देखेंगे और हम रिसिपिएंट की लोकेशन देखेंगे, ठीक है जी। यहां तक हो गया अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन, ओके। देन अब आ जाते हैं इसके जो 4 पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान से रखने हैं, ठीक है। देखो, चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर इस चैप्टर को समझना है ना, इवन आप बिल्कुल हाफ करके देख लीजिए इस वीडियो को, बट पूरा कंसंट्रेशन से देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है, बेसिक चीजें कि आपको ऐसे लगे कि सिमिलर है ये। तो दैट्स अ रीजन कि आप इस वीडियो को बहुत कंसंट्रेशन से देखेंगे, बहुत डेडिकेशन से देखेंगे कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाए, ओके। चलिए, तो अब यहां पर आ जाती है कि जो सप्लाई होती है वो किस किस की होती है। एक तो होती है बच्चे गुड्स की होती है और एक हमारी सर्विसेज की होती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को भी यहाँ पे 2 पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड किया गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई को हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की डिसाइड करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डिसाइड करेंगे, ओके, ठीक है जी। गुड्स को भी फिर आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है इन 2 पार्ट्स के अंदर, और सर्विसेज को भी डिवाइड कर दिया गया है इन 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब अगर बात की जाए गुड्स की, तो यहां पर देखेंगे कि क्या गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम गुड्स बाहर वालों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स एक तो ये देखेंगे कि अदर देन imported into and exported from इंडिया। समझ गए हो कि एक तो हम ये देखेंगे कि क्या हम भारत के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर क्या हम भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अदर देन का केस है, एक केस आ जाएगा कि यही सेम कि इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। गुड्स के केस में तो हम ये देखेंगे बच्चे, ठीक है। एक तो भारत की इंक्लूडमेंट बता रखी है कि आप या तो इंक्लूडमेंट है यहाँ पर कि इंपोर्ट भी करते एक्सपोर्ट भी करते, और एक यहाँ पे है अदर देन, इनको मतलब इंक्लूड नहीं किया। सर्विसेज की बात यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर हमारा लोकेशन के बेस पे 2 बाइफरकेट किया गया। क्या है, फर्स्ट ऑफ लोकेशन के अंदर ये देखा गया है कि जो आपका सप्लायर है एंड जो आपका रिसिपिएंट है, क्या वो दोनों के दोनों विद इन इंडिया से बिलोंग करते हैं।
दैट मीन्स कि उनकी लोकेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, हमारे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, ओके या फिर ऐसा हो सकता है आउटसाइड द इंडिया की बात की जा रही है कि या तो एक सप्लायर आउटसाइड इंडिया हो सकता है, रिसिपिएंट विद इन इंडिया हो सकता है, या फिर सप्लायर विद इन इंडिया का हो सकता है, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का हो सकता है, या फिर दोनों ही आउटसाइड इंडिया के हो सकते हैं। तो एक कंडीशंस यहाँ पे बढ़ेंगे, ओके तो ये था आपका पूरे के पूरा चैप्टर जो कि हम अब स्टार्ट करने वाले। ये मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, ये हमारा प्रीवियस रिवीजन हो गई है यहाँ से, देन यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नेचर ऑफ सप्लाई के बारे में जानना, देन उसके बाद लोकेशन जानना सप्लायर की एंड रिसिपिएंट की, देन उसी के बेस पे आगे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई है क्या। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। चलिए तो देखो क्या लिखा हुआ है, द प्लेस ऑफ सप्लाई प्ले एन क्रूशियल रोल इन द डिटरमाइनिंग द टैक्स रेट एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टैक्स। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, किसमें कि हमारा जो टैक्स रेट है, कितना टैक्स रेट एप्लीकेबल होना चाहिए उसको निर्धारित करने में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्यों? द प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन वेदर द ट्रांजेक्शन इज इंट्रास्टेट एंड वेदर द ट्रांजेक्शन इज इंटरस्टेट। इंट्रा की बात की जाए तो विद इन स्टेट की बात की जा रही है, जहां पर CGST और प्लस SGST दोनों अप्लीकेबल होंगे। अगर बात की जाए इंटरस्टेट की तो वहां पे IGST लगेगा। यही बात यहां पे एक्सप्लेन की हुई है, ओके। आइडेंटिफाइड दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सप्लाई। क्या नेचर है आपकी सप्लाई का, क्या वो इंट्रास्टेट है, क्या वो इंटरस्टेट है, वेदर इट्स गुड्स एंड सर्विस, चाहे वो गुड्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट पर्सन को या फिर सर्विसेज की प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें बस यहाँ पे नेचर पता होना चाहिए कि वो कौन सा है, विद इन स्टेट कर रहे हैं या फिर आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं, ओके। और दूसरी थिंग क्या है जो आपको याद रखनी है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट। क्लियर है पॉइंट? यही पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ ये क्यों जरूरी है, पता है क्यों है? क्योंकि आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी तो उठाने पड़ते हैं ना, जैसे कि आपको रेट के बारे में पता लगेगा। अगर आपकी बात की जाए रेट, मैं कह रही हूं कि आपका जो सप्लाई है वो इंट्रा है, तो जो रेट है ना वो डिवाइड होके लगेगी इक्वल ही। IGST की हमेशा इक्वल होती है, CGST प्लस SGST इज ऑलवेज इक्वल टू द IGST, राइट। बट इनकी रेट तो अलग अलग, आपकी जो इनवॉइस उसमें अलग अलग शो होगी। दूसरा, अगर आपने इनपुट टैक्स दिया होगा तो उसका क्रेडिट लेने के लिए भी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ना। तो दैट्स अ रीजन कि आपको इन सभी के बारे में बेनिफिट उठाना है, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी फाइनल जो सप्लाई है वो कहां हो रही है। क्यों? देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि GST दिस आर द डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन प्लेस कंजप्शन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स का मतलब क्या है कि जो हमारा GST है ना, तो पहले था एक ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल, बट जैसे ही GST अब हमारे अप्लीकेबल हुआ, इंप्लीमेंट हुआ है भारत के अंदर 2017 के अंदर, क्या कि उसने कहा है कि जो GST होगा ना डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल होगा। वो क्या कहता है कि जहां पर फाइनल कंजप्शन हो रही है ना, जो फाइनली उस सर्विसेज या फिर उस गुड्स को यूज किया जा रहा है, वही क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात की जा रही है। इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पे डिसाइड किया गया है। और ये टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये पता चल जाए कि हमारे ऊपर कौन सा टैक्सेबल इवेंट लगने वाला है, टैक्सेबल जो टाइप है वो लगने वाली है, उसको डिफाइन करने के लिए। देखो आपको मैंने हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, बातें हैं 3-4, बट हाँ उसको लिख सकते हो आप अलग अलग, क्योंकि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट जो मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, कोई 2 नंबर में आता है, कोई 4 नंबर में आता है, कोई 6 नंबर, तो आप इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। चलिए तो अब यहाँ पे एक और तरीका है, अगर फिर भी अभी तक किसी को समझ नहीं आया कि प्लेस ऑफ सप्लाई होता क्या है, ये डिटरमाइन करता है उस प्लेस को जहां पर टैक्स हमारा एप्लीकेबल होता है। अब नॉर्मल सी बात है, जो GST है डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है। मैंने कहा कि यहाँ पे ये हरियाणा है और ये पंजाब है, ठीक है, ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमें नेचर ऑफ सप्लाई पता लग गई कि IGST का कंसेप्ट लगने वाला है, ओके जी। अब यहाँ पर GST क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंसेप्ट है, तो यहाँ से ये सप्लायर है, ये कंजप्शन है, तो इस स्टेट को अधिकार होगा कि IGST को यहाँ पर कलेक्ट करे, राइट। तो दैट्स अ रीजन कि आपकी टैक्स की रेट कहाँ अप्लीकेबल होगी, वो प्लेस का डिटरमाइन करना होता है। और डिटरमाइन करना टाइप ऑफ टैक्स, कौन से टाइप ऑफ टैक्स लगने वाला है, और साथ ही साथ नेचर ऑफ सप्लाई को भी ये बताता है। और हाँ, जो हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ सप्लाई के अंदर कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो
चाहे वो कैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो इंट्रा स्टेट कैटेगरी के अंदर आपको नजर आ रही हो, वो फिर भी हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, इंटर स्टेट कंसीडर करते हैं। ऐसी हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि ये एक एक्सेप्शन है, राइट। वो एक्सेप्शन कौन कौन से, ये हमेशा याद रखनी है आपको। ये इसलिए मैंने इस चैप्टर के अंदर भी इंक्लूड किया क्योंकि इसमें आएगी ये चीजें। क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और बाय द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और यूनिट और नॉट कंसीडर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इंट्रा स्टेट। ऐसी सप्लाई या तो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दे रहे हैं, या इकोनॉमिक जोन यूनिट या डेवलपर किसी को दे रहे हैं, या फिर वो हमें दे रहे हैं, उनको हम कभी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। वे ऑलवेज ट्रीटेड होंगे किसमें, इंटर स्टेट सप्लाई में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई रेट होगी, क्या कि अगर क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ऐसा कोई सामान है जो हमारे इंडिया के अंदर आ चुका है, एक फर्स्ट टाइम हम उसे क्या मान रहे हैं, इंटरस्टेट। जैसे भी कोई भी इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट जितना भी होता है उसके ऊपर हम कैसी टैक्सेबल यूनिट्स होती है, IGST लगता है और प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, याद है सभी को। तो ये फर्स्ट टाइम आया तो हमने IGST मान लिया, ठीक है। अब मान लो कि ये दिल्ली के अंदर आया था, दिल्ली के बाद ये अपने ही एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये अपना सामान अपने ही एरिया में कर रहा है, माना तो जाएगा। शायद ये आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि इंट्रा स्टेट है, बट नहीं, ये कहा गया है कि इसे हम इंटर स्टेट मानेंगे, ठीक है। इंट्रा नहीं मानेंगे, इंटर मानेंगे। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है जो हमेशा इंटर स्टेट में आएगी, कि जो टूरिस्ट को दी जाने वाली सर्विसेज है वो भी कंसीडर की जाएगी इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर। ओके, यहां तक इसका इंट्रो हो चुका है। देन अब बढ़ते हैं हमारे ये 4 मेन पॉइंट्स के ऊपर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 क्या कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स other than the place of supply of goods imported into or exported from the India। import और export को छोड़ के गुड्स के केस में बाकी सभी की सभी आइटम्स आपने यहाँ पे इंक्लूड की है, वो सेक्शन 10 के अंदर डिफाइन किया गया। अगर बात की जाए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, पहले में तो क्या था, अदर देन, दैट मीन्स ये एक्सक्लूड की हुई थी। अगर ये इंक्लूडेड है तो सेक्शन 11 हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करेगा कि कौन सी जगह को मानेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। यही समझाया था मैंने यहाँ पे आपको, राइट। मैंने आपको यही समझाया था कि अदर देन है तो ये आ जाएगा सेक्शन 10 के अंदर। अगर बात है कि अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया के अंदर गुड्स की बात, ये आ जाएगा सेक्शन 11 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर सर्विसेज की बात की जा रही है, सर्विसेज में लोकेशन देखी जाएगी, सप्लायर और रिसिपेंट की लोकेशन विद इन इंडिया है, तो ये सेक्शन 12 के अंदर डिस्कस किया गया है इनके बारे में बातें। अगर ये आउटसाइड इंडिया है, कोई भी आउटसाइड इंडिया हो सकता है, तो यहां पर सेक्शन 13 इनके बारे में एक्सप्लेन करेगा कि क्या कुछ रूल रेगुलेशन यहां पे हमारे लगने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट, याद तो नहीं करना पड़ रहा होगा। देखो इमेज को अपने माइंड में रखो। लास्ट आ जाता है सेक्शन 9 जो कि डिस्कस करेगा टेरिटोरियल वाटर के बारे में। टेरिटोरियल वाटर के बारे में हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है कि ऐसा एक प्लेस होता है जो कि समुद्री एरिया से घिरा होता है, ठीक है, और वहां पर क्या हो रही है, इस मान लो कि ये जो भारत है यहां से इसकी डीलिंग हो रही है, ठीक है, और ये सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाता था, हम ये देखते थे कि इसका नियर बाय कोस्टल लाइन कहां पर है। कोस्टल लाइन का मतलब समझते हैं ना, कि ऐसी लाइन जहां पर जो लैंड है और जो सी और ओशियंस का जो वाटर है मीट होता है आपस में, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोस्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्टल लाइन कहते हैं। जो भी इस टेरिटोरियल वाटर से जिस भी कोस्टल लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। दैट मीन्स वहीं से हम क्या मानेंगे, इसकी सप्लाई हुई है। दैट मीन्स लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर की क्या कंसिडर की जाएगी, डीम्ड इन द नियरेस्ट ऑफ द कोस्टल स्टेट। मान लो कि यहां से इसकी डिस्टेंस पड़ रही है 18 किलोमीटर, यहां से पड़ रही है इसकी 22 किलोमीटर, तो जो नियरेस्ट है उसको हम क्या मानेंगे, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेक्शन 10 किसको एक्सप्लेन करता है कि
अदर देन की बात करता है, ये सेक्शन 11 विद की बात करता है, ये गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं दोनों के दोनों सेक्शन, ठीक है। और ये दोनों के दोनों सेक्शन सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो सप्लायर और रिसिपिएंट है लोकेट करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, और ऐसा भी सप्लायर है, ऐसे भी रिसिपिएंट है जो लोकेट करते हैं आउटसाइड इंडिया के अंदर। क्लियर है? चलो तो अब सबसे पहले हम सेक्शन 10 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 10 को क्या कहता है कि अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि अदर देन द इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, ये अदर देन की बात की जा रही है। मीन्स की सिंपल मीन्स की भारत के अंदर अंदर की बात की जा रही है, चाहे वो गुड्स मूवेबल है चाहे वो गुड्स इमूवेबल है, उनकी बात की जा रही है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है कि अगर सप्लाई हमारी मूवमेंट कर रही है, दैट मीन्स जो गुड्स की जो सप्लाई है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस केस में लोकेशन क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। मान लो कि मैं यहां हूं, ठीक है, आपने मुझसे बुक्स खरीदी है, ठीक है, तो मेरे पास जो बुक्स थी मेरे लिए वो क्या है, मान लो मेरा बिजनेस ही बुक्स बेचने का है, ठीक है, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है। तो आपने मेरे से सामान खरीदा, आप मेरे से लेके गए, ठीक है, समझ में आ रहा है, और देन मैं आपको वहां से सप्लाई दे रही हूं, तो गुड्स की मूवमेंट हो रही है ना। या फिर ऐसा है कि बीच रास्ते में मैंने आपको बुलाया, देन मैं आपको मैं वहां पे गुड्स लेकर गई, देन फिर आपने मेरे को पेमेंट की, दैट मीन्स गुड्स की यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो इस टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाएगा जहां पर फाइनली एट द एंड गुड्स की मूवमेंट मेरे हाथ से फिनिश हो रही है, दैट मीन्स टर्मिनेशन पॉइंट होगा, गुड्स टर्मिनेट या फिर वहां पे जो मूवमेंट है वहां पे एंड हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सप्लाई नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट। अगर सप्लाई में क्या नहीं हो रही, इन्वॉल्व नहीं हो रही है मूवमेंट, जैसे कि एग्जांपल मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर भी दिया था, आपने एक आपके पास एक क्या है, गोडाउन है, ठीक है, आपके पास एक गोडाउन और आप उसको सेल करना चाहते हैं। आप है मिस्टर एक्स और यहां है मिस्टर वाई। आपने क्या किया, अपना गोडाउन मिस्टर वाई को सेल कर दिया, और आप ये चाहते हैं कि जो इसके अंदर स्टॉक है, जो इसके अंदर गुड्स रखी हुई है, मैं उसको भी मिस्टर वाई के पास ही सेल कर दूं। तो क्या यहां पर जो इसके अंदर जो रखा हुआ सामान मूव हुआ? नहीं ना। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई तब मानेंगे जब मिस्टर वाई के पास उस गुड्स का पोसेशन आ जाएगा, दैट मीन्स जो प्लेस ऑफ डिलीवरी होगी वो तब मानी जाएगी जब जो रिसिपिएंट है उसके पास वो सामान अवेलेबल हो जाएगा, वेयर द गुड्स मेड अवेलेबल, जहां पे गुड्स वो अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है असेंबल एंड द इंस्टॉलेशन। कई बार ऐसे गुड्स की भी मूवमेंट होती है जिनको असेंबल करने की जरूरत होती है, जिनको इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। जैसे कि मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूं आपको अगर पीसी बिल्ड करना है, पीसी पता है क्या होता है, ठीक है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, जो जिसके अंदर जो मॉडिफाइड होते हैं ना पीसी, उनकी बात की जा रही है। मैंने कहा कि अगर आप पीसी खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको मॉनिटर, मदरबोर्ड चाहिए, राइट, आपको पावर सप्लाई चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका पीसी बिल्ड हो, आपने सब सामान खरीद लिया, आपने रैम खरीद लिया, आपने एसएसडी कार्ड खरीद लिया है, ठीक है, लिक्विड कूलर भी आपने पूरा अरेंज कर लिया है, ठीक है, आपने सब चीज अरेंज तो कर लिया। अब ये एक जो कैबिनेट होता है जिसको हम क्या कहेंगे, सीपीयू का डब्बा है ना, कैबिनेट बोलते हैं ना, आपको उसके अंदर इंसर्ट करवानी है, लगवानी है। तो नॉर्मल सी बात है ना, आपको ऐसे स्पेशलाइजेशन पर्सन के पास जाना पड़ेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर्सन के कंप्यूटर जहां पर असेंबल होता है वहां जाना पड़ेगा। तो जहां पर ये आप सर्विसेज ले रहे हो गुड्स को असेंबल करने की, वो प्लेस क्या कहलाया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाया जाएगा, प्लेस ऑफ असेंबल। एंड इंस्टॉलेशन को क्या कहेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो जी, फोर्थ पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वीनियंस। क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई सामान व्हीकल पे चढ़ाया है, उस टाइम उस गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई हम कब मानेंगे, प्लेस वेयर द गुड्स टेकन ऑन अ बोर्ड, जब उसको चढ़ाया गया उसी टाइम उसको क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे? ये जो आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट केस जो मैंने आपको मूवमेंट ऑफ द गुड्स के बारे में बताया कि वेदर द मूवमेंट बाय द वन पर्सन से हो रहा है, चाहे वो सप्लायर कर रहा है, चाहे रिसिपिएंट कर रहा है, कोई अदर पर्सन के द्वारा गुड्स की मूवमेंट हो रही है, उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो पॉइंट जहां पर फाइनली डिलीवर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ओके, ये एग्जाम्पल का आंसर ना अब आप मेरे को देना,
ये आपके लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चलो मैं एक का आंसर देती हूँ, दूसरे का आप देना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, श्याम लिमिटेड ऑफ द पंजाब। श्याम लिमिटेड है पंजाब के अंदर, वो सेल कर रही है 100 सेल फोन्स टू अमित ट्रेडर इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो अमित ट्रेडर है उसको क्या कर रही है, 100 सेल फोन सेल कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी दोनों की स्टेट डिफरेंट है, तो कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर देखो हरियाणा है और यहाँ पे क्या है, ये पंजाब है, राइट। तो टू डिफरेंट स्टेट है, तो कौन सा लगेगा, आईजीएसटी का कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, अब देखो पंजाब से हरियाणा की ओर गया, तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, जीएसटी हमारा कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन हरियाणा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो हमारी क्या होगी, हरियाणा होगी। एंड आईजीएसटी विल बी लिवाई एज इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई। एग्जाम्पल क्लियर है बच्चे, कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर करते जाना। अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप पीछे की ओर भी चले जा सकते हो और देन आप दोबारा से उसको समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर यहां देना है कि ये कौन सी सप्लाई होगी, इसका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमने किया कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो वो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो लोकेशन होगी उस गुड्स की जहां पर हमारे जो रिसिपिएंट ने क्या करवाई है, सर्विसेज ली है। टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गई। ये अभी हमने समझाया था, दैट मीन्स जब हमारे पास क्या हो जाए, गुड्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास आ जाए। ओके, एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्या है, ए हु लिव इन अ गाजियाबाद। चलो हम साथ साथ इसका ना पिक्चर बना लेते हैं। ए है यहां पर जो कि गाजियाबाद के अंदर है, एंड गो टू दिल्ली, वो दिल्ली गया। कौन गया है, ए ही गया है। एंड परचेज एलईडी फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द सप्लायर बी, और ये दिल्ली जाने के बाद ए ने बी से सामान खरीदा, ठीक है, और एक खुद गया है दिल्ली सामान खरीदने के लिए, और उसने सामान क्या किया, फिर खरीदने के बाद अपनी गाड़ी में रखा और वो वापस आ गया, ठीक है। अब यहां पर किसके पास सामान आया है, क्या ये जो बी है इसने मूवमेंट किया गुड्स की, नहीं। यहाँ पे ए ने मूवमेंट किया, नहीं। एक खुद वहां पे उसकी शॉप पे जाके, इसमें ये भी कंसीडर किया जाएगा अगर शॉप पे जाकर आप लेके जा रहे हो तो वहां पे मूवमेंट नहीं हो रही, तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाएगा, एज अ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, राम लिमिटेड ऑफ यूपी गेट एन ऑर्डर ऑफ द 100 सेल फोन्स फ्रॉम द राहुल इलेक्ट्रॉनिक इन द पंजाब। एक राम लिमिटेड है, कहाँ है ये राम जी है, यूपी से बिलोंग करते हैं। उनको एक ऑर्डर मिला कितने सेल फोन का, 100 सेल फोन का। कहां से, पंजाब से। किससे, राहुल से, ठीक है, राहुल से जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। राहुल इलेक्ट्रॉनिक ने इन्फॉर्म किया राम लिमिटेड को, इसने इन्फॉर्म किया राम लिमिटेड को दैट दे विल टेक द डिलीवरी ऑफ द सेल फोन फ्रॉम द राम लिमिटेड फैक्ट्री एट द बरेली। राहुल ने, ये जो राहुल है ना, इसने राम को इन्फॉर्म किया कि जो आप डिलीवरी देने वाले हो ना, मैं उसको आपकी फैक्ट्री से ही ले लूंगा, जो कि फैक्ट्री आपकी मतलब वहां पे बरेली में है, मैं वहीं से ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पे है आ गया जी बरेली, ठीक है। यहां से ये क्या करेगा, अपनी जो डिलीवरी है उस अपना जो सामान है उसको उठाएगा, ठीक है। चलो जी, ओवर हेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज यूपी। सप्लायर कौन है आपका, ये है, राइट। रिसिपिएंट कौन है, ये है, और जहां से सामान उठाएंगे आप कौन सी है, बरेली है। एंड द लोकेशन ऑफ द रिसीवर इज अ पंजाब। हाउ एवर द राहुल, दैट मीन्स रिसिपिएंट की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक हैज एग्रीड टू टेक द डिलीवरी फ्रॉम द राम लिमिटेड बरेली फैक्ट्री। दिस implies that the termination of movement of the cell phone to the Rahul Electronic take place at the factory of the Ram Limited। अब यहाँ पे फैक्ट्री में ही इसकी जो टर्मिनेशन है ना, गुड्स की मूवमेंट की जो मूवमेंट है ना, वो हो ही नहीं रही, उसकी जो सप्लाई है वहीं पे खत्म हो गई है। तो नॉर्मल सी बात है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, जहां पर सप्लाई आपकी फिनिश हो गई है, वो कौन सा प्लेस था, आपकी बरेली था, बरेली इन यूपी। ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। क्लियर है बच्चे, यहाँ पे मूवमेंट गुड्स की नहीं हो रही, चाहे वो सप्लायर खुद जा रहा है वहां पर देने के लिए, ठीक है। बट
सॉरी, एक सेकेंड, सप्लायर नहीं जा रहा, बायर खुद आ रहा है, या फिर सप्लायर की कहीं और आपका फैक्ट्री है, वहीं से गुड्स को उठाकर वहीं पर बेचा जा रहा है। जैसे कि दुकान से सामान खरीद के दुकान से ही अपने कस्टमर को बेचते हैं, तो वहां पे नो इन्वॉल्वमेंट गुड्स की मूवमेंट की नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है गुड्स सप्लाई एंड असेंबल और इंस्टॉल्ड साइमल्टेनियसली सेक्शंस 10 सबसेक्शन 1D। क्या कह रहा है कि अगर आपने असेंबल करवाया है, इंस्टॉल करवाया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगी जहां पर हमारे जो आपने गुड्स को असेंबल करवाया, या फिर जैसे कि हमने पीसी का एग्जांपल लिया था, पीसी बिल्ड करवाने आपको खुद वहां पे दुकान पे जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने खुद वहां पे पीसी बिल्ड करवाया था, तो स्पेशल हमें शॉप पर जाना पड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 5, गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड सेक्शन। जैसे कि आप अपनी व्हीकल के ऊपर कोई सामान लोड कर रहे हैं, तो उस टाइम प्लेस ऑफ लोकेशन क्या माना जाएगी, एट विच द सच गुड्स आर टेकन ऑन अ बोर्ड। उसके ऊपर जब चढ़ाया गया था उसी टाइम से हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब एक पॉइंट आ जाता है जो कि मैंने यहां पे भी स्किप किया है। क्या कहता है ये कि पर्सन स्टेटेड फॉर अ बिल टू ओन फॉर सप्लाई टू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पता है क्या कह रहा है कि बिल तो किसी और के नाम पे इशू कर दिया, बट सामान किसी और को इशू किया, तो उस टाइम में भाई कौन सी प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। कहने का मतलब कि मान लो यहां पे ये मिस्टर ए, ठीक है, ये है सप्लायर, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, ये है सप्लायर, ये है बायर, ठीक है, बी से बायर, ठीक है। बायर ने क्या किया, इसको ऑर्डर दिया, मान लो इन्होंने ऑर्डर दिया है एक मशीन का, मशीन छोड़िए, इन्होंने ऑर्डर दिया स्पेयर पार्ट्स का, ठीक है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, टूल्स जिसे हम कहते हैं, उनका ऑर्डर दिया है सप्लायर से। सप्लायर कहते हैं ठीक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने डेट रखी कि मैं आपको सप्लाई करूंगा 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज, तीसरे 3 दिन पूरे होने से पहले ही बीच में एक इंसान आ गया सी, इसने क्या कहा, ये आपके बी का क्या है, कस्टमर है, बी का क्या है, कस्टमर है। इसने इन्हीं स्पेयर पार्ट्स की डिमांड कर दी सेम एज इट इज, और उतनी ही क्वांटिटी का, बाय द डिफॉल्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि इसके अंदर तो सामान किसने ऑर्डर किया, बी से, सी ने ऑर्डर किया, ठीक है, ये भी क्या है, बी का बायर है, ठीक है, 20 कस्टमर लिख लेते हैं, 20 कस्टमर है ये, ओके। तो बी फिर क्या करता है, ए को इंस्ट्रक्शन देता है कि ए भाई साहब आप मेरे को सामान ना देते हुए आप डायरेक्ट इसको यहां पे दे देना। क्यों, मान लो कि ये है पंजाब के अंदर, ठीक है, ये है दिल्ली के अंदर, ये है हरियाणा के अंदर, ठीक है। अब ये क्या सोच रहा है, अगर बी ने अगर डायरेक्ट मंगवा लेता फिर इसके पास भेजता, ये क्या सोचेगा कि पहले तो पंजाब से दिल्ली मेरे पास आएगा, फिर दिल्ली से मैं हरियाणा में इसके पास भेजूंगा, तो कहीं ना कहीं टाइम की वेस्टेज भी होगी और पैसे भी भाई रुके हुए होंगे। तो इसने क्या कहा, पंजाब वाले जो सप्लायर उसे कहा कि आप डायरेक्ट हरियाणा में सी नाम के व्यक्ति को ये गुड्स क्या कर दो, सप्लाई कर दो। तो यहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, किसे कंसीडर करेंगे, तो यहां पर 2 पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं। पहला तो इनके बीच में आ रहा है, दूसरा इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, पहला जब कोई भी इंस्ट्रक्शन देगा, अब मेन बिल किसके ऊपर इश्यू होना चाहिए था, मिस्टर बी के ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने तो सामान की ऑर्डर की है। तो अगर इन केस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ठीक है, कि आप ये सामान किसी और के पास भेज दो जिसने मेरे को ऑर्डर दिया है, तो इस केस में जो पहला प्लेस ऑफ सप्लाई उसे माना जाएगा जहां से इंस्ट्रक्शन आई है, ठीक है। और इवन चाहे गुड्स वहां पे पहुंचा या ना पहुंचा, कोई डजेंट मैटर नहीं है, बट हाँ जो ओनर है उसी ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसी के नाम पे क्या निकलेगा, बिल निकलेगा, और साथ ही साथ उसी ही क्या मानेंगे, उस प्लेस को क्या मानेंगे, रिसिपिएंट द प्लेस ऑफ द सप्लाई मानेंगे। क्लियर है। देन सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि यहां से जो यहां तक गुड्स पहुंचा है, तो यहां पे भी तो सप्लाई हुई है ना, तो इस केस में जो आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी सी पॉइंट की, ओके, इसकी मानी जाएगी सी पॉइंट की मानी जाएगी। देखो यहां पे यही चीज लिखी हुई है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी, जो आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन था, मैंने वही एग्जांपल उठाया
क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने के लिए। देखो सुरेश जो ट्रेडर है, अ डीलर इन अ फर्नीचर में डील करता है, लोकेटेड इन यूपी में रहता है, रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम द जैन ट्रेडर। अब मैं इसका थोड़ा सा ढांचा बना लेते हैं। क्या कहता है, मैं इसको यहीं पे बना लेती हूँ, मैं इसको रफ करती हूँ, ऊपर जो है ना यहीं बन सकता है हमारा सही से ये। चलिए 1 मिनट का समय दीजिए मुझे कि मैं आपको एग्जाम्पल, उम्मीद करती हूँ जो अभी तक हम समझ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है, सुरेश जो है ट्रेडर है यूपी में, हम एस के नाम से डिनोट करेंगे कि एस है पर्सन जो कि यूपी में है, फर्नीचर में डील करता है, और उसे जैन जी से क्या मिला है, ऑर्डर मिला है। और जैन जी देखते हैं कहां से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर फ्रॉम द जैन ट्रेडर एज ए लोकेटेड इन अ यूपी, ये भी यूपी से ही क्या है बिलोंग करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, कौन सी रेट लगेगी जीएसटी में, कौन सा ये एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कहते हैं कि द ऑर्डर इज फॉर द सप्लाई ऑफ 50 टेबल्स का ऑर्डर दिया है जैन ट्रेडर ने सुरेश जी को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जैन जी ने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है सुरेश जी को 50 टेबल्स का। कितनी टेबल्स का, 50 टेबल्स का। ओके जी, नीचे क्या लिखा हुआ है, विद एन इंस्ट्रक्शन टू शिप द टेबल टू द ओम हार्डवेयर लोकेटेड इन द दिल्ली। ओम हार्डवेयर इज अ कस्टमर ऑफ द जैन ट्रेडर। जैन ट्रेडर का कस्टमर है कौन, ओम जी। ये ओम जी क्या है, जैन ट्रेडर के कस्टमर है जो कि दिल्ली के अंदर बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ही क्या कर दिया, इस टेबल की जो आपने ऑर्डर दिया था अब वही टेबल इन्होंने ऑर्डर की है, ठीक है। अब इनकी इंस्ट्रक्शंस है, द फर्स्ट ट्रांजेक्शंस क्या होगी, क्या बिटवीन द सुरेश एंड द जैन ट्रेडर, जो मेन होल्डर था सप्लायर और जो मेन बायर था उनके बीच की बात कर रही है कि द सुरेश ट्रेडर इज द सप्लायर ऑफ द टेबल एंड द जैन ट्रेडर इज अ बायर। अकॉर्डिंगली द सुरेश ट्रेडर बिल द ट्रांजेक्शन टू द जैन ट्रेडर। सुरेश ट्रेडर क्या करेगा, जैन ट्रेडर को एक बिल ट्रांजेक्शंस देगा, बिल की इशू करेगा जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि इसने कितना सामान खरीदा है। And as per the instruction, ship the goods to the Om Hardware in the Delhi. बिल तो किसके ऊपर नाम पे इशू होगा, जैन ट्रेडर के नाम पे इशू होगा, पर जो सामान है जैन ट्रेडर के इंस्ट्रक्शन से वो सामान दिल्ली के अंदर जाएगा ओम के पास जी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया है। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं कि सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है कि बिटवीन द जैन ट्रेडर एंड द ओम हार्डवेयर की बात की जा रही है। पहले तो समझ में आएगी कि इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, इसको इन्फॉर्मेशन दे दे कि आपको सामान यहाँ पहुंचाना है। अब बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच के बारे में, ठीक है। क्या कहता है कि जैन ट्रेडर इज द सप्लायर, इस टाइम क्या है, जैन ट्रेडर क्या है, सप्लायर है, राइट। किसका सप्लायर है, ओम का, क्योंकि ये इसका कस्टमर है तो नॉर्मल सी बात है इस केस में तो ये सप्लायर ही बनाना है ना। इन दोनों के केस में ये सप्लायर है भाई, क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चे, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने ऐसा इशू जनरेट किया हुआ था कमेंट बॉक्स के अंदर कि ओम ट्रेडर इज अ बायर हो गया, जैन ट्रेडर बिल द ट्रांजेक्शन टू द ओम ट्रेडर ओम हार्डवेयर एंड द एंड्रोज द लोरी रिसिप्ट, एक सेकेंड, लोरी रिसिप्ट इन फेवर ऑफ द ओम हार्डवेयर। दिस लोरी रिसिप्ट विल बी द अनेबल ओम हार्डवेयर टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। Over here the instruction from the Jain trader, Suresh trader ship the aluminum ladder to the Om hardware located in the Delhi here। तो अब ये देखो कि किसको क्या कुछ माना जाएगा पूरी ट्रांजेक्शन में। अब यहाँ पे इन दोनों की ट्रांजेक्शन दिखाई गई थी, अब यहाँ पे तीनों की ट्रांजेक्शन दिखाई जा रही है कि जैन ट्रेडर जो मेन बायर था उसको थर्ड पर्सन कहलाया जाएगा क्योंकि उसके बीच में तो बस बिल इशू किया जा रहा है। एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई शैल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन। यूपी अकॉर्डिंगली द सुरेश ट्रेडर चार्ज CGST SGST ऑन द बिल, क्योंकि बिल जिसके नाम पे इशू होगा उसी के ऊपर तो चार्ज लगता है ना, CGST SGST। ओके जी। एंड देन सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, transaction between the Jain trader and there is a Om hardware will be the interstate होगा और IGST क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है कि बिल किसी और के नाम, सप्लाई किसी और के नाम, और ये दोनों डिस्कस किए गए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1B के बारे अंदर, क्लियर है। अब यहां पर पता है आपको, आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है,
सेक्शन 10 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 11 के अंदर, जब हम क्या करते हैं, सामान बाहर से मंगवाते हैं। इसके अंदर तो हमने पढ़ा सामान अंदर से है, जिसकी बात की गई कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स, नॉन मूवमेंट ऑफ द गुड्स, असेंबल किया है या फिर गुड्स क्या किए हैं, शिप करवाए गए हैं फ्रॉम द व्हीकल के ऊपर क्या किए गए हैं, चढ़ाए गए हैं। और इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट जो था बिलिंग का, कि बिल किसी और पे और शिप किसी और पे किया जा रहा है, ये कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब सेक्शन 10 बिल्कुल छोटा सा है, क्या कहता है सेक्शन 11 ये बात करता है उन गुड्स की जो कि आपने इंपोर्ट किए हैं या फिर एक्सपोर्ट किए हैं। अब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब तो पता होगा ना, ये है इंडिया, ये है यूएसए। दूसरा केस और लेके चलते हैं, ये है इंडिया और ये है यूएसए। जब भारत किसी से सामान मंगवाता है, ठीक है, जब भारत में कहीं किसी और कंट्री से सामान आता है, उसे हम कहते हैं इंपोर्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, गुड्स बॉट इनटू अ कंट्री। भारत के अंदर आया है फ्रॉम द अनदर कंट्री, दैट मीन्स अस इंपोर्ट। ओके, अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए, जब क्या करते हैं हम दूसरी कंट्री को सामान प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान सेल हो रहा है। समझ पा रहे हो, हमारी कंट्री से सामान बाहर जा रहे हैं। क्या करेंगे, गुड्स बॉट इनटू अ कंट्री फ्रॉम अनदर, सॉरी ये तो हो गया इंपोर्ट की डेफिनेशन। गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, जो सामान हमने अपने भारत के अंदर प्रोड्यूस किया गया था बट सेंड कहां किया है, अनदर कंट्री के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। ठीक है, इस टाइम पर ये तो हो गया भाई इंपोर्ट, जब भारत मंगवा रहा है, राइट। और ये क्या है, एक्सपोर्ट, जब हम क्या कर रहे हैं, भारत किसी को दे रहा है। अब जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के टाइम पे हमारी कौन सी ड्यूटी लगती थी, याद है, मैं इसलिए इतना डीप पता है क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बट बच्चों की कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर कंसेप्ट, इवन चाहे मुझे 10 बार रिपीट करना पड़े, मैं वो भी करूंगी, बट आपको उस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इंपोर्ट के टाइम हमारे ऊपर कौन सी ड्यूटी लगती थी, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस IGST लगता था। और एक्सपोर्ट के टाइम पे हमारे ऊपर हम क्या लगाते थे, GST नहीं, वो क्योंकि वो सामान किसी और पे जा रहा है, तो प्लेस ऑफ कंजप्शन क्या है, दूसरी कंट्री है, क्योंकि हमारी जो कंट्री के अंदर जो GST का प्रिंसिपल है डेस्टिनेशन बेस्ड है, कि जहां पर कंज्यूम होगा वही प्लेस, वही कंट्री, वही स्टेट क्या करेगी, टैक्स को कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे तो हमारे से बाहर चला गया, तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इंपोर्ट के केस में, यहाँ पर इंपोर्टर क्या होगा, लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब हमने मंगवाया है इंडिया के अंदर, मान लो कि इंडिया के अंदर भी ये आया है, ये मंगवाया है दिल्ली से, दिल्ली वालों ने मंगवाया है, क्या वो डायरेक्ट यूएसए से दिल्ली आ जाएगा, नहीं ना, पहले पोर्ट पे आता है, बंदरगाह पे आता है। मान लो कि मुंबई के अंदर आ गया, मुंबई पोर्ट पे आया है, तो यहां पे आया तो मुंबई पोर्ट पे है, यूएसए से मुंबई पोर्ट पे आया, बट प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही मानी जाएगी। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है बच्चे आपका। चलो, तो कहने का मतलब, इंपोर्ट इनटू इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर क्या कंसीडर की जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। इज इट क्लियर है? ओके, अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो उस टाइम हम क्या मानेंगे, उस लोकेशन को मानेंगे जहां पर ये एक्सपोर्ट हो रहा है, लोकेशन आउटसाइड द इंडिया। क्लियर है? अब और अच्छे से यहां से समझ में आ सकता है आपको। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो सेक्शन 11 स्पेशली डिफाइन करता है, जब हम सामान क्या करते हैं, इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर हमारी क्या होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। अगर बात की जाए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो लोकेशन ऑफ द आउटसाइडर की क्या होगी, हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। क्लियर है? सेक्शन 11 भी कंप्लीट हो गया। देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। अगर आपको एक बार जब अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए ना कि चल क्या रहा है भाई, है ये चल क्या रहा है, उनके बारे में बात की जाए। अगर ये देखो ये भी हो गया जो कि गुड्स के बारे में, यहाँ पे जो बात सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जो B था ना, वो थोड़ा सा अलग था, उसको ध्यान से समझना है आपको। और यहाँ पे तो बिल्कुल आसानी है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की बात की गई है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 12 के ऊपर। सेक्शन 12 क्या कहता है कि जो आपकी जो सप्लायर है एंड द रिसिपिएंट हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम
प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द सर्विसेज के केस में, कि अगर हम सर्विसेज कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की, तो उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमें क्या देखना होगा, इसके अंदर लोकेशन देखनी होगी। किसकी लोकेशन देखेंगे भाई, एक तो सप्लायर की लोकेशन देखेंगे, एक हमारे रिसिपिएंट की लोकेशन देखेंगे। सप्लायर किसे कहते हैं, सप्लायर उस व्यक्ति को कहेंगे जो कि क्या कर रहा है, सामान भेज रहा है। रिसिपिएंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि सामान रिसीव कर रहा है। अगर ये दोनों के दोनों व्यक्ति इस भारत के से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, सॉरी अभी मेरे को बनाना नहीं आ रहा, बट हाँ, अगर ये भारत से ही बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जो सेक्शन अप्लाई होगा सेक्शन 12, अगर वो दोनों के दोनों, या फिर एक भारत का है एक आउटसाइड इंडिया है, या फिर दूसरा भारत का है पहला आउटसाइड इंडिया है, इस केस में तो उनको क्या कंसीडर किया जाएगा, आउटसाइड इंडिया सप्लायर एंड द रिसिपिएंट है, तो सेक्शन 13 उनके बारे में एक्सप्लेन करेगा। क्लियर है, याद हो जाएगा। विद इन इंडिया है तो सेक्शन 12, आउटसाइड इंडिया तो सेक्शन 13। ओके जी, अब यहां पर भी ना दो रूल्स आती हैं, मीन्स कि दो पैरामीटर्स है। एक तो हमारा क्या होते हैं, जनरल रूल है, जनरल रूल एप्लीकेबल होंगे, और एक आते हैं हमारे पास स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक सिचुएशन दी हुई है कि टेलीकम्युनिकेशन की है, बैंकिंग की है, इंश्योरेंस की है, एनबीएफसी की है, इनकी सर्विसेज है, तो उनके ऊपर जो रूल है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 तक यहाँ पर रूल डिसाइड किए गए। और जनरल रूल यहाँ पे सेक्शन 12(1) के अंदर से लेकर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 से यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो नॉर्मल सी बात है, ये दो आगे पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, इसी तरह से यहां पर भी दो डिवाइड किए हुए हैं। एक तो जनरल रूल है जो कि हमारे हैं सेक्शन 13(1) से सेक्शन 13(2) तक डिफाइन किए गए हैं, और एक हमारे स्पेसिफिक रूल है जो कि हमारे सेक्शन 13(3) से लेकर सेक्शन 13(11) तक डिसाइड किए गए हैं। इन सेक्शंस को ना मैं आपको याद बहुत अच्छे से करवाऊंगी, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर याद किया था। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इनको याद कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने ये भी याद नहीं किए थे, ये हमने समझे थे, है ना, इनको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल रूल समझते हैं। आपको मैं 100% एंड श्योरिटी के साथ कहूंगी, देखो 99 का कोई चक्कर नहीं है, 101 की बात कर लेते हैं कि अगर आपने सेक्शन 12 को अच्छे से समझा, सेक्शन 12 को अगर आपने अच्छे से समझा, तो 101% है कि आप सेक्शन 13 इजीली समझ पाएंगे। अगर आपका यही समझ नहीं आया तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। सो प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे इस पॉइंट के ऊपर। अब रिसिपिएंट सप्लायर ये पता लग गया, ये जो फर्स्ट पॉइंट हमने किया था विद एग्जाम्पल, देखो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल मैंने लिया था, जो सुरेश ट्रेडर वाला है, बिल 2 और बिल 4 के लिए, शिपिंग 4 के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12 सबसेक्शन 13। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे डिवाइड की गई है दो पॉइंट्स पे, कि अगर आपके जो सप्लायर है, रिसिपिएंट है, विद इन इंडिया में लोकेट करते हैं तो सेक्शन 12 लगेगा। अगर आपका जो सप्लायर है, रिसिपिएंट है, आपके आउटसाइड इंडिया तो सेक्शन 13 लगेगा। क्लियर है, ठीक है जी। फिर आपके जनरल रूल आ जाते हैं। जनरल रूल डिफाइन किए गए हैं, स्पेसिफिक रूल डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 12(14) तक। इसी तरह से सेक्शन 13(3) से लेकर सबसेक्शन 13(14) तक डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 14 पॉइंट्स नहीं है इसके, यहाँ पर 11 पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम ना जनरल रूल देखते हैं। अगर कोई रूल, ऐसे रूल जो स्पेसिफिक अप्लाई नहीं होते, उनको छोड़ के जनरल रूल यहां पे अप्लाई होंगे। कहने का मतलब, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाई इन द, मींस कि इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स यहां पे इंक्लूड होंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर। दैट मीन्स देखो यहाँ पे ना दो पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना। क्या कि एक तो हम ये देखेंगे कि जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, जिसको हम सर्विस दे रहे हैं वो जो पर्सन है, क्या वो पर्सन रजिस्टर्ड है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो जिसको हम सर्विस दे रहे हैं वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा ना, प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसको हमने सर्विसेज दी है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, हमारी ट्रांजैक्शन का जो प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा जो रिसिपिएंट है ना। रिसिपिएंट कौन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको हमने सर्विसेज दी है, उसी का प्लेस हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे।
दोबारा से रिपीट करती हूं, देखो अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है और उसको हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके लोकेशन को हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। अगर इन केस हमारा जो रिसिपिएंट या फिर कोई भी जो रिसीवर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। एक तो उसका एड्रेस के बेस पे देखेंगे कि क्या सप्लायर के पास उसका नॉर्मल एड्रेस है, अगर नॉर्मल एड्रेस है तो उसके एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर नॉर्मल एड्रेस नहीं है तो क्या करेंगे, उस टाइम हम सप्लायर का प्लेस हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं इन केस सर्विस मेड टू आ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर इफ अ रिसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब कि जो जीएसटी के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड की बात की जा रही है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस केस में जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई उस रिसिपिएंट पर्सन की लोकेशन मानी जाएगी। इन केस कि वो रजिस्टर्ड ना निकला तो भाई उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये देखेंगे कि क्या सप्लायर के पास उस रिसिपिएंट का एड्रेस है या नहीं है। मान लो हमारे एग्जाम्पल में हमेशा मिस्टर एक्स होता है, ठीक है, ये हो गया सप्लायर हमारा, ठीक है, और ये जो मिस्टर वाई है ये हमारी मिस्टर वाई, एक सेकेंड भाई, मिस्टर वाई हमारी क्या है, रिसिपिएंट है। मिस्टर वाई हमारा क्या है, रिसिपिएंट है। अब यहां पे ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी ना। तो सप्लायर ये देखेगा कि क्या उसका एड्रेस आपके रिकॉर्ड में एग्जिस्ट है या नहीं है, मींस कि आपकी बुक ऑफ अकाउंट में उसका एड्रेस है या नहीं है। अगर है तो उसके जो लोकेशन है, एड्रेस जो दिया हुआ है रिसिपिएंट का, वही क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर इन केस सप्लायर के पास उसका एड्रेस नहीं है तो उस केस में सप्लायर की लोकेशन हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चे? चलो, तो पहला पॉइंट देखो कितनी जल्दी हो गया। जनरल रूल यही है, इवन चाहे आप इसमें डिस्कस कर ले, इवन चाहे आप इसमें डिस्कस कर ले, तो आपका इस टाइम 50 नहीं कहूंगी मैं, यहाँ पे कहूंगी 30% आपका होमवर्क हो चुका है, 70% इन दोनों को मिलाकर है। ठीक है, ठीक है, 15% आपका यहां से था जिसके कारण 30% हो गया। दैट मीन्स ये 35% वर्क यहाँ पे रहता है हमारा, 35% वर्क यहाँ पे रहता है। ओके, चलो, तो अब स्पेशल रूल की ओर बढ़ते हैं। स्पेशल रूल होते कौन कौन से हैं, कौन कौन सी टर्म्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रूल फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस फॉर द डिटरमाइन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। डिफरेंट सिचुएशन है जिसके अंदर हम प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे, वो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 तक डिसाइड किया गया। उनको देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो पॉइंट है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से जो पहला पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू अ सर्विसेज। समझाती हूं मैं क्या कहता है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर आप सर्विसेज दे रहे हैं जो कि इमूवेबल है, कहने का मतलब मींस कि जो एक्सपर्ट पर्सन है उसको उस प्लेस पे खुद जाना पड़ रहा है उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। जैसे कि शादी होती है घर में, तो शादी जैसे कि मेहंदी, आजकल बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। शादी होती है जब क्या करते हैं, मेहंदी और जो आपकी हल्दी होती है तो उस टाइम पीछे डेकोरेशन करवाते हैं, इंटीरियर जिसे हम डेकोरेशन कहेंगे। तो वो क्या आप अपना घर उठा के उस दुकान पे लेके जाते हैं? नहीं ना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उस टाइम क्या करते हैं, जो डेकोरेशन वाले पर्सन है वो खुद वहां पे आएंगे, उसको सजाएंगे। ऐसी सर्विसेज किसके अंदर आती है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में है, राइट। तो इस केस में आप ये जो पर्सन है, सप्लाई देने वाला जो पर्सन आपके पास खुद आया, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के पास विजिट किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, कहां पर आपने जो आपकी जो सप्लाई का एंड हुआ है, मतलब जब आपने सर्विसेज दे दी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ना, तो इस केस में हम मानेंगे कि जब भी हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हमारी डायरेक्ट सर्विसेज जा रही है किसी एक्सपर्ट के द्वारा, आर्किटेक्चर के द्वारा, इंटीरियर डेकोरेटर के द्वारा, सर्वाइवर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, अदर एक्सपर्ट, इन सबका मतलब ना मैंने सबके रोल इवन एग्जांपल्स नीचे आपके लिए डिफाइन किए हुए हैं, आप इनको इजीली पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उस टाइम पे हम क्या मानेंगे, हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उस टाइम हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्लियर है। सेकंड पॉइंट आ जाता है सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग
एकोमोडेशन, होटल, इन, गेस्ट हाउस, इन सब की अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, अब आप ये देखो कि आपका एक बड़ा होटल है, ठीक है, आप इवन आपका गेस्ट हाउस है, आप वहां पे लोग आ रहे हैं, आपको आप वहां पे उनको रहने की सर्विसेज दे रहे हो, है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी के पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। पहले तो एक्सपर्ट पर्सन की सर्विसेज दी जा रही थी, अब यहाँ पे आप इन चीजों का क्या कर रहे हो, उनको रहने की सर्विसेज दे रहे हो। एक रात के लिए आप उनको रहने के लिए कमरा दे रहे हो, 2 रात के लिए दे रहे हो, तो ये क्या है, आप सर्विसेज दे रहे हो, प्रॉपर वो तो नहीं हो रही है ना। तो इस केस में जहां पर सर्विसेज ली गई है होटल में, इनके अंदर, गेस्ट हाउस के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज बाय वे ऑफ द एकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज एंड रिसेप्शन की बात करें। जैसे कि घर में मैं कहती हूं, जैसे कि नॉर्मल ऐसा देखा जाता होगा कि आपके घर शादी है, आपके घर में इतनी जगह नहीं है कि आप जो गेस्ट आ रहे हैं उनको आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या किया, अपने बगल वाले घर को क्या लिया, आपने 2-3 दिन के लिए कहा कि हम इसके घर के जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम यूज करना चाहेंगे, जो गेस्ट है वहां रुक जाएंगे, ऐसे ऐसे आपने इसको बात की। आपने उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, मैरिज को अरेंज करने के लिए, रिसेप्शन को अरेंज करने के लिए, यूज करने के लिए पर्पस से आपने क्या दिया, उनको दिया है। तो ऐसी सर्विसेज को हम किसमें इंक्लूड करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूड करेंगे, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया। और बाकी एनालिसरी जो सर्विसेज है, इन सबको छोड़ के बाकी जितनी भी जो सर्विसेज है ऐसी आती है जिनके अंदर आप उन प्रॉपर्टी को ओनली फॉर पर्पस ऑफ द यूज की बात की जा रही है, उस पर्पस के लिए ले रहे हो, तो इस केस में हम प्लेस ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई उसे मानेंगे जहां पर वो लोकेशन है। अब बात आ जाती है कि जो वो इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी लोकेशन कहाँ है। अगर लोकेशन आपकी इंडिया में है तो उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी और द बोट और वेसल इज लोकेटेड। जहां पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट कर रही है उसी को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस ये भी तो हो सकता है कि जो रिसिपिएंट और जो आपके जो सप्लायर, दोनों के दोनों आपके विद इन इंडिया में तो है, बट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड इंडिया है। इस केस में भाई क्या करोगे, तो इस केस में ये होगा, जो भी पर्सन उस सर्विसेज को ले रहा है, जिसकी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उसकी लोकेशन को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। उम्मीद करूंगी जो पहला पॉइंट है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इवन देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या कर रखा है, हर चीज ऐसे डिफाइन की हुई है। इवन हर शब्द का मतलब मैंने यहाँ पे नीचे डिफाइन किया हुआ है। पहले आपको देखो ऐसे ग्रुप में, ऐसे पैराग्राफ में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देन इसको पिक्चर से थ्रू समझाना चाह रही हूँ, देन इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया है। इन केस आपको किसी भी तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 यहां पर है। ओके समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। सेक्शन जो हमारा 12 सबसेक्शन 4 है वो क्या कहता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज ले रहे हैं। देखो अब मैंने कहा कि अगर मैं मेरे जैसे घर में शादी हुई, ठीक है, और मैंने वहां पर ये देखा कि जो हमारा इंटीरियर डेकोरेशन है वो बहुत अच्छा हुआ, और इवन जब गेस्ट आ रहे हैं ना उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और मैं उस पर्सन का ना कॉन्टेक्ट नंबर इवन बाकियों को शेयर कर रही हूँ कि उनकी जो सर्विस है ना बहुत अच्छी है। जैसे कि इवन आप जब किसी भी डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं तो उनके जो पीछे जो रिकॉर्ड है कि कितने जो ऑपरेशन है वो सक्सेस हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे आप उनकी सर्विसेज लेते हैं ना। जैसे कि डॉक्टर का एग्जांपल लिया मैंने आपको, जैसे कि अगर किसी के घर में शादी है तो अगर ब्यूटी पार्लर के अंदर क्या करना है आपको, एक दुल्हन को अगर सजना है, तैयार होना है, संवरना है, तो क्या करती है वो, उसकी इंस्टा आईडी को इतना छानबीन कर देती है कि इसका कितना कैसे क्या कुछ चल रहा है। इवन आपने जो कलीग्स है उनसे भी कंसर्न करेगी कि ये कैसा कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, कहीं उसकी जो जिस दिन शादी उस दिन वो अच्छी ना लगे, है ना। तो कहने का मतलब जो रेस्टोरेंट और जो परफॉर्मेंस बेस्ड हम सर्विसेज लेते हैं वो सर्विसेज कहाँ ली है वो डिपेंड करेगी कि आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 यही डिस्कस करता है कि जैसे कैटरिंग की सर्विसेज होती है, पर्सनल ग्रूमिंग की जो सर्विसेज होती है, फिटनेस की होती है, ब्यूटी ट्रीटमेंट की होती है, हेल्थ सर्विसेज की होती है,
किसी भी तरह की हो, जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक होती है, यहाँ पर जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो वो प्लेस होगा जहां पर इस एक्चुअली जो सर्विसेज को क्या किया गया है, परफॉर्म किया गया है। मान लो कि आपने ब्यूटी पार्लर में जाके वहां खुद जाके तैयार हुए हो, उस पार्लर पे जाके खुद विजिट किया है, उस शॉप पे जाके खुद विजिट किया है, तो वो प्लेस क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर वो पार्लर वाली जो दीदी है, मैडम है, आंटी है, कोई भी है, वो आपके घर आके क्या कर रही है, आपको तैयार कर रही है, तो वो आपका जो घर है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या कह रहा है पता है कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हो किसी को ट्रेनिंग देने की, अगर आप किसी की परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जा रहा है, ये सर्विसेज दिया जा रहा है, तो इस केस में आपको वही 2% देखने की, क्या जिसको आप सर्विस दे रहे हो, जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, क्या वो पर्सन रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर वो पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड है, तो उसका जो प्लेस होगा उसी को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो डिपेंड करता है कि, एक सेकेंड, यहां पे क्या लिखा हुआ है आपको मैं यहां से समझाने की कोशिश करती हूं कि मीन्स व्हेन द प्रोवाइड द सर्विसेज टू द रजिस्टर्ड पर्सन देन द प्लेस ऑफ द सप्लाई इज लोकेटेड ऑफ लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस द पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन, अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन हो, दैट मीन्स वो रजिस्टर्ड नहीं है पर्सन, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन, उस लोकेशन को मानेंगे वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पर सर्विसेज को क्या किया गया है, एक्चुअली में यूज किया गया है, परफॉर्म किया गया है, वहां पे कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 4, जो कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 के अंदर क्या डिफाइन करता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी पार्टी के अंदर गए हैं, ठीक है, इवन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पार्क भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको एंट्री दिलवाई जाती है। ठीक है, उस एंट्री के अंदर जो भी आपको सर्विसेज दी, आपको टोकन दिया जाएगा, आपको कैप दी जाएगी, इवन आप कई पार्कों में तो क्या होता है, ड्रेस कोड भी होता है। तो इस तरीके की अगर सर्विसेज दी जा रही है तो उस टाइम जो भी आपको सर्विसेज दी उसका प्लेस ऑफ टाइम क्या होगा, उसका प्लेस ऑफ टाइम वो होगा जहां जिस पार्क में, जिस इवेंट में आपका स्वागत किया जा रहा है, उसी टाइम पे आपको सर्विस दी जा रही है, तो नॉर्मल सी बात है उसी टाइम को, उसी लोकेशन को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। दैट्स इट। क्या लिखा हुआ, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एडमिशन टू अ कल्चर, आर्किटेक्ट, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट इवेंट एंड मीन्स कि इन सभी डिफरेंट प्लेसेस पे नॉर्मल सी बात है, इंट्रो तो होता है, एडमिशन तो होता है। चाहे आप किसी भी किटी पार्टी वाले जो पार्क में जा रहे हैं, ठीक है, आपको वहां पर सर्विसेज दी जाएगी। देयर टू शैल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। मान लो कि स्पोर्ट्स की जो टीम के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज की है, तो वो जो टूर्नामेंट का जो प्लेस होगा, वो इवेंट होगा, उसी को क्या मानेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, या फिर उस पार्क को प्लेस मानेंगे जहां पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये देखो, फिर मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 5, 6, 7 यहाँ पे आप टैबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं। यस, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ का जो चार्जेस है ₹9 आपके लिए है, ठीक है, पर पीडीएफ के चार्जेस है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में गिवन है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी इंफॉर्मेशन गिवन है, आप वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी टीम है वो आपके साथ जल्द ही आपको रिस्पॉन्स देगी। ओके, चलिए, तो पॉइंट नंबर 5 में पहुंचते, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 क्या डिफाइन करता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट सेक्शंस। वही बात आ रही है कि आप के लिए स्पेशल एक इवेंट किया गया है जहां पे आपको सर्विसेज दी जा रही है, जैसे कि रोजगार मेला में लगता है, फेयर एग्जीबिशंस लगता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई पार्टी होती है, उसके लिए आपका स्वागत किया जा रहा है, आपको वहां पे सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो फिर 2 पॉइंट्स पे डिटरमाइन होगी। क्या वो पर्सन जिसको आप सर्विस दे रहे हो, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके
जो पर्सन है उसकी लोकेशन को ही क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है उसको मानेंगे। इफ द इवेंट, ऐसा भी तो हो सकता है भाई इवेंट आउटसाइड इंडिया हो, तो उस केस में रिसिपिएंट की जो लोकेशन होगी वो हमारी क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। क्लियर है? देखो यहां पे भी मैं तो आपको दोबारा से समझाती हूँ। देखो पॉइंट नंबर 5 पे आए हुए थे, जो कि किसके बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट एंड प्रोवाइड द सर्विसेज, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 को डिफाइन कर रहा है। क्या कह रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी डिपेंड करती है रजिस्टर्ड पर्सन की, क्या वो पर्सन रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, नहीं है तो उसकी लोकेशन देखेंगे, ठीक है, इवेंट की लोकेशन देखेंगे। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो सिंपल सा लॉजिक है अब तो कि उसकी खुद की लोकेशन देख लेंगे, रिसिपिएंट की लोकेशन देख लेंगे जो कि रजिस्टर्ड है। अगर इवेंट की बात की जाए, क्या वो इवेंट इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या फिर आउटसाइड इंडिया ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर आउटसाइड इंडिया है तो उस टाइम हम किसकी लोकेशन मानेंगे, रिसिपिएंट की लोकेशन मानेंगे। और अगर वो लोकेशन जो हमारी इंडिया के अंदर है तो नॉर्मल सी बात है, जहां पर वो इवेंट हेल्ड किया गया है उसी को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? यह पॉइंट आपका यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ था। ओके, ये आपको यहां पे भी टेबल से भी देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कॉरियर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1। पता है क्या कह रहा है कि ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि क्या है, मेल या फिर कॉरियर के थ्रू आपको मिल रही है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, सामान क्या हो रहा है, आपका सामान क्या हो रहा है, आपके पास आ रहा है। तो इस केस में भी हम यही देखेंगे कि किसको सर्विस दे रहे हैं हम। अब देखो यहां ऊपर जितनी भी थी ना, जहां पर आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग किसको हो रही है वो चीज आपको डिफाइन नहीं है, तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं, रजिस्टर की पर्सन रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब यहाँ पे ठीक है, गुड्स की आप सर्विसेज दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दे रहे हो, चाहे वो मेल है या फिर इवन कॉरियर है, किसको दे रहे हो, वो पर्सन रजिस्टर्ड होगा। तो नॉर्मल सी बात है, रिसिपिएंट की प्लेस को ही क्या मानेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, राइट। अगर अदर देन द रिसिपिएंट है तो नॉर्मल सी बात है, मेल की बात की जा रही है, कॉरियर की बात की जा रही है, तो उस फाइनल लोकेशन को बोलेंगे जहां से उस मेल को डिस्पैच किया गया था, निकाला गया था। ओके, रीड आउट करो इसको जल्दी से। पर्सन रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन की बेस पे डिपेंड करता है और लोकेशन पे डिपेंड करता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ये डिफाइन कर रहा है कि इफ द रजिस्टर्ड पर्सन देन लोकेशन ऑफ द सच पर्सन को ही क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस द अदर केस की बात की जा रही है, लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, जहां पर गुड्स को हैंडेड ओवर करते हैं। जैसे कि आपके घर में सामान देने के बाद ही जब वो क्या करता है, आपसे एक सिग्नेचर करवाता है कि हाँ आपको डिलीवर हो चुकी है। इवन आपके पास ओटीपी भी आता है। अगर आज के टाइम की बात करूं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, इन सब की बात की जाए तो यहां से आपको ऑनलाइन डिजिटली फॉर्म में क्या आते हैं, क्या आते हैं, जल्दी बताइए। दैट्स इट। उसी प्लेस को क्या मानेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? देन 7 पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 को डिफाइन कर रहा है कि अगर पहले तो आप क्या कर रहे हो, गुड्स की ट्रांसफर कर रहे थे, जो कि सेक्शन, देखो यहां पे मैं लिख देती हूं, सेक्शन 12 सबसेक्शन जो 8 है वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही थी। अगर आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 की बात करेंगे तो वहां पर पैसेंजर्स की बात की जा रही है। दैट मीन्स उन व्यक्तियों की जो रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हैं, इवन नॉन रेगुलर बेसिस पे जो क्या कर रहे हैं, अपने जो बस रेलगाड़ी में क्या कर रहे हैं, सवारी अपना ट्रैवल, अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। ये भी तो सर्विसेज है, राइट। बस में आप सवारी कर रहे हैं, बस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उसमें बैठने के बाद क्या आप ऐसे बैठे रहते हो? 2 मिनट सोच के देखिए कि सबसे पहले आप जब बस में बैठ जाते हो, कंडक्टर आपके पास आ रहा है, तो आपके मन में क्या होगा कि पॉकेट से पैसे निकालो और यहां से टिकट लो। बस में बैठने के पैसे दिए आपने, दैट्स इट। ये क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। इसको सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 में डिस्कस किया गया है। अब ये कहते हैं कि इस टाइम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई को। वही बात कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, अब आपको तो ये याद ही हो गया होगा, पक्का याद हो गया होगा, है ना। अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस टाइम, अब देखो यहाँ पे ना नॉन रजिस्ट्रेशन पर्सन के टाइम ये जो सिचुएशन है, वो क्राइटेरिया है, वो चेंज होता जा रहा है। आप नोट कर पा रहे होंगे, हर बार नोट कर पा रहे हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हर बार जो इवेंट है वो चेंज हो रहे हैं,
हर बार क्या है, इवेंट चेंजर। अब यहाँ पे पैसेंजर की बात की जा रही, पहले गुड्स की बात की जा रही, जहां पे गुड्स को हैंड ओवर किया जाएगा तो उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया गया। अब यहां पर पैसेंजर की बात की जा रही है, अब वो बात करेंगे कि उस केस में किसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब मैंने कहा कि पैसेंजर जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उन्होंने ट्रेन पकड़ी है, और वो ट्रेन पकड़ी है मान लेते हैं वो दिल्ली की पकड़ी है उन्होंने, ठीक है, दिल्ली की ट्रेन पकड़ी है, ठीक है। अब चढ़ा यहां से है, चढ़ने को पता है क्या कहते हैं, एम्बार्क कहते हैं। जिस प्लेस से वो कस्टमर चढ़ा है, जिस प्लेस से वो पर्सन चढ़ा है, पैसेंजर चढ़ा है, उस प्लेस को ही क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, क्योंकि इसने यहां से सर्विस लेनी शुरू की है और फाइनली फिर यहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूअस जर्नी है कुरुक्षेत्र से हमारे यहां तक दिल्ली तक। ओके, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ द पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन देन द लोकेशन ऑफ द प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वीनियंस फॉर अ कंटिन्यू जर्नी। वो चढ़ गया है उस व्हीकल के ऊपर, चढ़ गया उस साधन के ऊपर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, तो उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? देन 8 पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, क्या कहते हैं, सर्विसेज ऑन बोर्ड आ कन्वीनियंस। ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसा ही है, जैसे कि आप ट्रेन में सफर करते हैं, ठीक है, ट्रेन में सफर करते हैं तो बीच में कोई सामान बेचने वाले आते हैं ना, है ना, वो मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि वो फ्रॉड होते हैं, बट खाने के सामान की बात करूं तो वो तो सही होते हैं। अब आपको वो खाने के सामान की सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रेन में चढ़ कर आपके पूछ रहे हैं कि आप ये खाओगे 10 रुपए का है, 20 रुपए का, ऐसे आपको ऑफर करते हैं। अगर आप उनसे सर्विस ले लेते हो तो जो आपने सर्विस ली है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कब मानेंगे, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई तब मानेंगे कि जिस टाइम ये पर्सन जहां से इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, ये नहीं है कि जब आपके ट्रेन में चढ़ा है तब नहीं, जहां से इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया उसकी बात की जाए तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ अ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वीनियंस ऑफ दैट जर्नी। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट की बात की जा रही है कि जहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट से चला है उसके बाद उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? अगर आप चढ़ रहे हैं सर्विसेज लेने के लिए, उस पॉइंट से बात की जाएंगे जहां से आप क्या कर रहे हैं, एम्बार्क हुए, उस ट्रेन में चढ़े हैं, उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज की बात की जा रही है, अगर वो नॉर्मल जो रास्ते में आपको जो सामान दिए जाते हैं, सर्विसेज दी जाती है, उसका हम क्या मानेंगे, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ अ डिपार्चर ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द सर्विसेज। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब टेलीकम्युनिकेशन से समझते हैं ना क्या बात की जा रही है, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपको एक दूसरे से संवाद करने में जो भी आपको जो सर्विसेज जा रही है, जैसे कि मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं आपको मैं चैप्टर समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, इंटरनेट की मदद से हो पाया ना, है ना। तो पहले जैसे कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ा, जैसे कि अभी भी ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, बट ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ मुझे ऑफलाइन पढ़ाने के साथ साथ मुझे ऑनलाइन की भी अपॉर्चुनिटी मिली। तो यहाँ पे क्या है कि जो टेलीकम्युनिकेशंस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ देयर इज अ डिश की वजह से, कि नाटक दिखाए जाते हैं, जो किरदार वो निभाते हैं, फिल्में दिखाई जाती है, मूवीज होती है, ठीक है, एंटीनास की जो आप सर्विसेज लेते हैं उनकी बात की जा रही है। अब ये जो सर्विसेज है ना, आप कैसे ले रहे हो, आपके पास ऑफर आता है ना कि एक तो आप पोस्ट पेड करते हो, एक आप प्री पेड करते हैं, एक आप फिक्स्ड आप अपने घर के अंदर चीजों को रखवा लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, इवन मोस्ट ऑफ ऐसा करते होंगे, जैसे कि मोबाइल का जो रिचार्ज है, इवन जो वाईफाई का जो नेट जो चार्जेस है, हम साल का लेते हैं, क्वार्टरली ऐसे लेते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, इकोनॉमिक भी पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है, और साथ साथ में क्या उसकी सर्विस ब्रेक ना हो, तो इस तरीके की सर्विस ली जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी सर्विसेज ले रहे हैं तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 में डिस्कस किया गया है कि अगर आपने सर्विसेज बाय द वे ऑफ द फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन ली है, जैसे कि लीज्ड सर्किट हो गया, इंटरनेट बेस्ड सर्किट हो गया, केबल हो गया, डिश हो गया, एंटीना हो गया, अगर आपने इनसे ली है तो नॉर्मल सी बात है भाई, वो आपके घर पे इंस्टॉल होगा ना, उसके लिए आपने जो घर में जो राउटर लगा होगा, जो घर में जो वाईफाई का जो बॉक्स होता है उसकी वो आपके घर में लगा होगा ना, तो जहां पे वो इंस्टॉल होते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, जब आपने सर्विस ली तो वो जो इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि आप डिश लगवाते हैं तो बाहर वो घर के बाहर वो छतरी लगती है ना,
उस छतरी को क्या कहेंगे हम, आपकी इंस्टॉलेशन प्लेस कहेंगे। तो उस इंस्टॉलेशन प्लेस को हम क्या कहते हैं, हम आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इज इट क्लियर? चलो तो चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इन केस ऑफ द मोबाइल कनेक्शंस ले, तो मोबाइल के भी तो कनेक्शन लिए जाते हैं ना। अब यहां पे तो छतरी नहीं लगेगी मोबाइल कनेक्शन में, यहां पे क्या होगा, बिल इशू होगा ऑन द पोस्ट पेड बेसिस इन द केस ऑफ द मोबाइल कनेक्शन फॉर द टेलीकम्युनिकेशन एंड द इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द पोस्ट पेड बेसिस विद द लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस। जो आपका बिल आएगा और उस जो बिल आपके एड्रेस पे आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्लेस ऑफ सर्विस कहेंगे, रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। दैट मीन्स लोकेशन की बात की जा रही है। अगर आपने पोस्ट पेड की बजाय आपने प्रीपेड पेमेंट बेसिस के ऊपर आपने जो सर्विस ली है मोबाइल कनेक्शन की, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ना, वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड। जब आपने प्री पेमेंट की थी, वो जो वाउचर आपको दिया गया था, वाउचर आपको सोल्ड कर दिया था, उस टाइम को, उस प्लेस को क्या कहेंगे हम, प्लेस ऑफ सर्विस कहेंगे। ठीक है, और अभी जो हमने ऊपर पढ़े इन सबको छोड़ के, फिक्स्ड को भी छोड़ के, प्री पोस्ट इन सबको छोड़ के, बाकी जितने भी केस इसके अंदर आ जाते हैं, उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाएगा, सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। देखो पहली बार ही आया, दूसरी बार आया कि हम सप्लायर को क्या मान रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई मान रहे हैं। फर्स्ट टाइम कब माना था, कि जब सबसे पहला जो पॉइंट हमने किया था ना सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, कि अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड इंडिया है। क्या आपको याद है या मुझे ही याद है, प्लीज याद करो ना, याद करो ना। रिसिपिएंट एड्रेस इज नॉट रिकॉर्ड, सॉरी रिसिपिएंट एड्रेस नॉट रिकॉर्डिंग, मैंने भी गलत बोल दिया, चलो कोई नहीं। आप अब याद रखना, मुझे भी तो अब याद पक्का रहेगा कि जब एड्रेस रिसिपिएंट का एग्जिस्ट नहीं है सप्लायर के पास, तो उस केस में जो सप्लायर को क्या मानेंगे, सप्लायर की लोकेशन को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब एक और तरीके से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूं। अगर टेलीकम्युनिकेशन, ओह माय गॉड, दिस इज हियर, ओके, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, जहां पर वो इंस्टॉल्ड हो रही है। अगर मोबाइल कनेक्शन की बात की जा रही है, पोस्ट पेड की बात की जा रही है, तो बिलिंग एड्रेस को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर प्रीपेड की बात की जा रही है, तो जिस टाइम वो वाउचर सोल्ड किया गया था, जिस टाइम प्रीपेमेंट रिसीव हुई थी, उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और इन केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इस केस में एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। ओके, दोनों केस में अब आपको याद करना आसान हो जाएगा कि जो सप्लायर के पास रिसिपिएंट का रिकॉर्ड है, तो उस टाइम क्या होगा, रिसिपिएंट का एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर इन केस एड्रेस अवेलेबल नहीं है सप्लायर के पास, तो उस केस में सप्लायर क्या होगा, प्लेस, सप्लायर की लोकेशन क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ओके, अब देखो हमने कहां से कहां तक कर लिया है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 से किया था, राइट। अब इसको मैंने टैबुलर फॉर्म में फिर इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आप जब ये चीज आप तब एक्सेस कर पाएंगे जब आप नोट्स लेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जब आप क्या करते हो, बैंकिंग सर्विसेज लेते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हो, इस तरह की जब सर्विसेज लेते हैं ना, उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई किसे कहेंगे, जो कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 ही डिफाइन कर रहे हैं, 12 डिफाइन कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन, जैसे कि बैंकिंग में सर्विसेज क्या होती है कि आप अपना पैसा वहां डिपॉजिट करवाते हैं, और ठीक है, आप वहां से विड्रॉल करवाते हैं, आप वहां से लोन लेते हैं, इवन आपके पास जो स्टॉक होता है वो भी आप स्टोर करते हैं। और साथ ही साथ जैसे अगर आप स्टॉक मार्केटिंग में डील करते हैं, तो डीमेट अकाउंट की जो ओपनिंग की फैसिलिटी और वहां का जो बैलेंस का जो रिकॉर्ड है, सारा का सारा वही तो करते हैं आप, राइट। तो अगर इस तरीके की सर्विसेज आप ले रहे हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट of the services is not on the record of the supplier, the place of the supply shall be the location of the supplier। तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि क्या आपके पास रिसिपिएंट की लोकेशन रिकॉर्ड है, दैट मीन्स बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास अपने रिसिपिएंट की जो लोकेशन है वो है या नहीं है। अगर है तो नॉर्मल सी बात है, रिसिपिएंट की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, दैट मीन्स उसी जगह को क्या मानेंगे कि हमने सर्विसेज दी है। अगर इन केस की आपकी जो लोकेशन है, सॉरी जो एड्रेस है रिसिपिएंट का नहीं है, तो उस केस में सप्लायर की लोकेशन क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ द सर्विसेज इन अ बैंक इज अ बैंकिंग एंड अ फाइनेंशियल
देन क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई को डिपेंडिंग अपॉन द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, एड्रेस रिसिपिएंट का एड्रेस अगर अवेलेबल है सप्लायर के पास तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। अगर सप्लायर के पास वो है तो रिसिपिएंट की लोकेशन को ही क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, अगर नहीं है तो प्लेस ऑफ जो लोकेशन ऑफ द सप्लायर जो होगी वो हमारी क्या होगी, फाइनल प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप इंश्योरेंस की सर्विसेज ले रहे हैं, सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 की बात की जा रही है, अगर आप इसकी सर्विसेज ले रहे हैं तो उस केस के अंदर ये देखा जाएगा कि आप रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब आप ये कि दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इसमें भी ऐसे ही हो सकता था कि एड्रेस ना एड्रेस, ऑब्वियस सी बात है होना चाहिए था, बट जीएसटी में ऐसा दिखाया ही नहीं हुआ, जो उन्होंने कहा हमने वही मानना पड़ेगा। चलो जी, तभी तो मैंने आपके लिए ये जो टैबुलर फॉर्म में ऐसे करके दिया हुआ है कि आपको और कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। कहते हैं कि if the nature of the supply is insurance services, अगर इंश्योरेंस सर्विसेज है देन प्लेस ऑफ द सर्विसेज डिपेंड करेगी दो सिचुएशन पे कि पर्सन रजिस्टर्ड है या फिर अदर देन रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो उस टाइम रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन ही क्या होगी, हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इज इट क्लियर? अगर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में हम ये देखेंगे कि जो सप्लायर के पास जो रिकॉर्ड होगा, सप्लायर के पास जो रिसिपिएंट का एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है? लोकेशन ऑफ द सच पर्सन एंड अदर देन द रजिस्टर्ड देन द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। जो भी सप्लायर के पास रिकॉर्ड है रिसिपिएंट का, उस लोकेशन को क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ सर्विसेज मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब आपकी सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 जो कि हमारा टोटली था किसके बारे में, स्पेसिफिक रूल के बारे में। सेक्शन जनरल रूल हमने पढ़ लिया, स्पेसिफिक रूल के लास्ट पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं। क्या सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। अगर आप एडवर्टाइजमेंट की जो अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो इस केस में चाहे वो किसी को भी दो भाई, ठीक है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी को दे रहे हैं या फिर लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में डिफाइन होता है कि कहां पर हम ये एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देंगे। जहां पर वो प्लेस होगा ना, जहां पर उसको फाइनली डन किया जा रहा है, उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। आई होप ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये पूरा जो कंसेप्ट है जनरल रूल एंड द स्पेसिफिक रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन 13 के ऊपर, जनरल रूल और स्पेसिफिक रूल। अब मैं आपको बताती हूं, जो रूल मैंने आपको यहां समझाए हैं 90% बोला था ना मैंने, 101% अगर आप ये 12 सेक्शन 12 नहीं समझेंगे तो 101% है कि आपको 13 सेक्शन भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए कह रही हूं कि अब जो 90% जो कंसेप्ट है आपके जो सेक्शंस इन दोनों के थे, सेक्शन 12 के थे, वो आपके यहां रिपीट होंगे। एक दो पॉइंट आगे पीछे उनको मैं समझा दूंगी, बट 90% आपके यहां पे देखो मैं अभी आपको दिखाती हूं। चलो बढ़ते हैं फटाफट। प्लेस ऑफ सप्लाई इन ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। जब आउटसाइड इंडिया की बात की जा रही है तो सेक्शन कौन सा लगेगा, जल्दी से बोलिए फटाफट, अब रिवीजन होगी 13। ओके जी। प्लेस ऑफ द सप्लाई वेयर द जनरल एंड द डिफॉल्ट रूल्स आर द सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। जनरल रूल जो कि हमारे पहले की तरह सेम थे। क्या, रिसिपिएंट एड्रेस इज रिकॉर्ड एग्जिस्ट अगर है, और रिसिपिएंट एड्रेस इज नॉट रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट है तो नॉर्मल सी बात है रिसिपिएंट की ही लोकेशन क्या मानेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर नहीं रिकॉर्ड है तो उस टाइम सप्लायर की लोकेशन को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक रूल के ऊपर, जो कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर एप्लीकेबल होते हैं ये डिटरमाइन करने में कि हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई है क्या। प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि हम सर्विसेज को दे रहे हैं वो लोकेशन क्या है, जब हमारे सप्लायर और रिसिपिएंट की जो बिलोंग करते हैं आउटसाइड इंडिया, चाहे वो एक इंडिया में है दूसरा बाहर है, बाहर मतलब ऐसे कोई भी हो सकता है, बट आउटसाइड इंडिया के कंसेप्ट आ जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। अब आपको माइंड में आ रहा है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का मतलब, मैंने आपको समझाया था कि जहां पर आप परफॉर्मेंस देखते हैं। मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, ब्यूटी क्लिनिक का, ब्यूटी पार्लर का जो एग्जांपल दिया था, ठीक है, इन सब का एग्जांपल दिया था।
तो यहाँ पे डायरेक्ट सिचुएशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज ऑन गुड्स मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। पता है क्या कह रहे हैं, जब क्या करते हैं जो रिसिपिएंट के द्वारा जो गुड्स है आपको प्रॉपर उस प्लेस पर लेके जानी पड़ती है जहां पर आपको उसकी सर्विस चाहिए। जैसे कि मीन्स कि आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, सूट को आपने अल्टर करवाना है, दैट मीन्स आपने एक ऐसा सूट खरीदा है जो आपको उसको कस्टमाइज करवाना है आपको, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी करवानी है या फिर आप कहें कि आपको अल्टर करवाना है, तो नॉर्मल सी बात है आपको सूट के कपड़े को वहां पे लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो उस जिस लोकेशन पे आप जा रहे हैं उसी को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। या फिर मैं कहूँ कि आपको गिफ्ट पैक करवाना है, ठीक है, या आपको जैसे कि आप किसी अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, आपने कोई सामान किसी और दुकान से खरीदा या फिर आप घर में आपके पास रखा था कोई सामान, ठीक है, आप वही गिफ्ट करना चाह रहे हो, तो नॉर्मल सी बात आपको दुकानदार के पास जाना पड़ेगा उसको पैक करवाने के लिए। तो वो जो प्लेस होगा जहां पर आपने सर्विसेज ली है उस लोकेशन को क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर आर रिमोट लोकेशन बाय द वे ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मींस, दैट मींस आप कंप्यूटरिंग सॉफ्टवेयरिंग का यूज करके आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड, यहाँ पे गुड्स जहां पे, अब देखो ये तो यहाँ बैठा बैठा दे रहा है सर्विस, अब मैं कह रही हूँ कि आप घर बैठे हैं, मैं आपको यहां से ऑपरेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे इवन यहाँ तो सर्विस की जा रही है, बट अगर आप गुड्स भी है, गुड्स की जो अल्टरिंग है आप वही के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो रहा है वो सामान, उस वहां वहीं से क्या की जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, सर्विसेज दी जा रही है। तो जहां पर वो गुड्स लोकेटेड है, जहां पर जो सामान है, जहां पर वो काम किया जा रहा है वो वहीं पर लोकेटेड है, तो उस लोकेशन को ही क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इन केस सामान ठीक होने के लिए, सामान रिपेयर होने के लिए क्या हो रहा है, हमारे भारत में आ रहा है। मान लो कि ये जो है इंडिया से बिलोंग करता है और ये जो पर्सन है मिस्टर वाई यूएसए से बिलोंग करते हैं, ओके। इसने अपने जो मशीन है इंडिया के अंदर सेंड की, इंडिया के पास सेंड की कि इसके अंदर ये गड़बड़ है और आप ये ठीक करके दो। इतना अच्छा लग रहा है कि यूएसए की जो मशीन है हम ठीक करके दे रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल है ये, आप इसको सीरियस मत लेना, ठीक है। और ये ठीक होने के बाद ये वापस वहां पे जा रही है, तो इसका कोई क्राइटेरिया भी डिफाइन नहीं किया गया कि इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। दैट मींस ऐसी गुड्स जो कि टेम्परेरी बेसिस पे इंडिया के अंदर आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, तो उसे हम क्या नहीं कंसीडर करेंगे, उसका कोई प्लेस ऑफ सप्लाई अभी तक कोई कंसीडर नहीं किया गया। लास्ट क्या कहता है कि सर्विसेज रिक्वायरिंग द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसिपिएंट्स, ये कह रहे हैं कि अगर आपको सर्विसेज लेनी है तो जरूरी है कि जो रिसिपिएंट वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हो, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी जहां पर आप सर्विसेज लेने गए हो। जैसे कि आपको गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाने के लिए आप स्पेशल क्या करेंगे, आप उस रेस्टोरेंट में जाएंगे या फिर आप रेडी का यूज करना चाहते हैं तो आप स्पेशली वहां पर सर्विसेज को लेने जा रहे हो, तो जहां पर वो चीज एक्चुअली परफॉर्म्ड हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो सेकंड पॉइंट आ जाता है, सर्विसेज सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। क्या हमने सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट पढ़े थे कि कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई एक्सपर्ट वहां जाकर अपनी सर्विसेज दे रहा है। इंटीरियर डेकोरेशन का मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने मेहंदी और हल्दी का एग्जांपल दिया था, राइट। आपको वो याद रखना है। अगर आप वहां जाके खुद सर्विसेज दे रहे हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। या फिर आप कोई भी होटल हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, उसके अंदर सर्विसेज दे रहे हैं तो भी क्या ट्रीट किया जाएगा, वही प्लेस ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट किया जाएगा जहां पर वो सर्विसेज कंज्यूम की जा रही है। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट की बात की जाए कि सर्विसेज सप्लाइड बाय द वे ऑफ एडमिशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इवेंट। अगर आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, कोई कल्चर के अंदर आपको एडमिशन देने के लिए, जैसे कि आपको पहले एग्जांपल दिया था, तो उस प्लेस को जहां पर ये इवेंट एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां पर वो पार्क लोकेटेड है, उस पार्क की जगह को, ऑर्गेनाइजेशन की जगह को जहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन इवेंट क्या है हेल्ड किया जा रहा है, उसको हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्या आपको कोई डाउट है? नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सर्विसेज रेफर टू इन सेक्शन 13(3), सेक्शन 13(4), सेक्शन 13(5). ये दोनों पॉइंट नहीं है। मैंने कहा था 90% में से जो 10% जो बचा हुआ था ना, अब वो पॉइंट 2-3 आ रहे हैं, वो समझते हैं। पता है क्या कह रहा है कि अभी तक जो आपने सेक्शन 13(3) के अंदर जो डिस्कस किया, ठीक है, सेक्शन 13(4) के अंदर जो डिस्कस किया, सेक्शन 13(5) के अंदर जो डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, अभी जल्दी से रिकॉल कीजिए। सेक्शन 13(3) के अंदर हमने डिस्कस क्या किया कि प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज हो रही है। नेक्स्ट हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या मान रहे थे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान रहे थे। अगर ऐसा है कि इवेंट आपके बहुत जगह ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और उनमें से कोई एक प्लेस क्या है, आपकी टैक्सेबल टेरिटरी है, मीन्स कि वो टेरिटरी क्या आ रही है, टैक्स की इवेंट में कैलकुलेट की जाती है, वहां पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, सॉरी टैक्स लगाया जाता है इस तरीके की सर्विसेज के ऊपर। अगर इवेंट काफी सारे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, और उन इवेंट में से, उन प्लेस में से किसी एक प्लेस में से ऐसा है कि जहां पर टैक्स के रूल क्या है, अप्लाई होते हैं, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाएगा, वो टैक्सेबल टेरिटरी मानी जाएगी जहां पर ये चीजें अप्लाई होती है, जहां पर टैक्स के रूल अप्लाई होते हैं। क्या लिखा हुआ, वेयर द सप्लाई इज प्रोवाइडेड मोर देन द वन लोकेशन। जब एक से ज्यादा लोकेशन पे सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो वहां पर लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, साथ में उन प्लेसेस में, इतने सारे प्लेसेस में टैक्सेबल टेरिटरी भी इंक्लूड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, आपकी टैक्सेबल टेरिटरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट आ जाता है कि सर्विसेज इज रेफर टू द सेक्शन 13(3), 4, 5 इज सप्लाइड देन वन स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। क्या कह रहा है कि इनके, अब यहां पे तो एक ही टैक्सेबल टेरिटरी का मैंने एग्जांपल लिया इतने सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद, ठीक है। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां जहां आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इवेंट की जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो सारी की सारी टैक्सेबल हो, वो सारे के सारे स्टेट में ये जो टैक्स का रूल लगता हो, तो उस टाइम पे कौन से मानेंगे भी टैक्सेबल प्लेस ऑफ सप्लाई। तो उस टाइम पे हम ये देखेंगे कि किस एरिया में कितनी अमाउंट क्या कर रखी है, कितनी अमाउंट की जो क्या है सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है। अब उन सर्विसेज की जो अमाउंट है उनको क्या किया जाएगा, प्रोपोर्शन में रखा जाएगा। प्रोपोर्शन होता है रेशियो में रखना, देन उसके हिसाब से उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, जिसकी भी क्या होगी, कम ज्यादा के हिसाब से रखी जा रही है। तो देखो क्या लिखा हुआ, सर्विसेज इज सप्लाइज मोर देन द वन स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द टेरिटरी एंड द वैल्यू ऑफ द सच सप्लाइड स्पेसिफाइड टू ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी शैल बी इन द प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज separately collected. Is it clear? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैंकिंग, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, इंटरमीडिएटरी सर्विसेज, हायरिंग ऑफ द व्हीकल सर्विसेज एक्सेट्रा। चाहे आप बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हो, चाहे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सर्विस दे रहे हो, या फिर आप किसी को व्हीकल अरेंज करके उसको सर्विसेज दे रहे हो, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानेंगे? ये भी तो एक क्वेश्चन है भाई। ये कहते हैं कि आप इन सब की व्हीकल अरेंज करने में किसको छोड़ दिया गया है, एक्सक्लूडेड द एयरक्राफ्ट एंड द वेसल अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ की कोई इसमें इंक्लूडेशन नहीं है, इससे ज्यादा की बात की जा रही है। देन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, तो क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस। जो भी पर्सन सर्विसेज दे रहा है उसकी लोकेशन को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। दैट मीन्स बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, इंटरमीडिएटरी सर्विसेज, इनकी लोकेशन को क्या मानेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? थोड़ा सा चेंज है बट पॉइंट ऊपर क्या है, सेम है, क्योंकि अब हमने यहां पर डिस्कस किया है, क्योंकि जो सबका सप्लायर है वो और रिसिपिएंट है वो दोनों के दोनों आउटसाइड इंडिया है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल एंड द कोरियर। पहले हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग द वे ऑफ द मेल्स एंड द कोरियर। अब यहाँ पे अदर देन लिखा हुआ, दैट मीन्स इनको छोड़ के की बात की जा रही है। तो इफ द नेचर ऑफ द सप्लाई इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स अदर देन द वे ऑफ द मेल एंड द कोरियर, देन द प्लेस ऑफ द सप्लाई इज द डेस्टिनेशन ऑफ द सच गुड्स। जहां पर वो गुड्स फाइनली पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, दैट मीन्स एंड पॉइंट ऑफ द सप्लाई, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 क्या कहता है कि
पैसेंजर क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज किसको दी जा रही है, पैसेंजर्स को की जा रही है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर पैसेंजर की सर्विसेज है तो जहां से पैसेंजर चढ़ा है, एम्बार्क हुआ है, उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस बीच में आपको सर्विसेज मिल रही है, सर्विस प्रोवाइड ऑन द बोर्ड कन्वीनियंस की बात की जा रही है, तो जहां से फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ द कन्वीनियंस को हम क्या मान लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते। क्या ये पॉइंट सिमिलर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। ये भी पॉइंट आपका नया है। देखो तीसरा पॉइंट है जो नया है, जो 10% की कैटेगरी में आ रहा था, ये वाला पॉइंट है। तो इंफॉर्मेशन एंड द डाटाबेस एक्सेस और द रिट्रीवल सर्विसेज सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 के बारे में बात की जा रही है। क्या कि इफ द अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सर्विसेज आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी डाटा आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेस करवा पा रहे हो, सर्विसेज दे पा रहे हो, राइट। जैसे कि आप कोई भी जैसे कि ऐसी सर्विसेज जिसके ऊपर जो टैक्सेबल है और वो क्या कर पा रहे हैं, फाइनली रिसिपेंट की लोकेशन पे हम क्या मानेंगे, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। कहने का मतलब इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस को एक्सेस करने की जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस टाइम पे प्लेस ऑफ सर्विसेज उसे मानेंगे जो कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसकी लोकेशन को मानेंगे, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज। ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए पावर ऑफ गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज सेक्शन 1313। देखो 1313 क्या कहता है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस वो क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्विसेज को यहां पर डाल सकते हैं। जैसे कि मेन मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट का, कि डबल टैक्सेशन से बचाना, है ना। इवन जो सबके ऊपर यूनिफॉर्म जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है और टैक्सेस के जो रेट हैं वो अप्लाई करना, है ना। तो तभी तो ये लास्ट ऑप्शन के अंदर गवर्नमेंट को पूरा यहाँ पर पूरा डिफाइन कर दिया गया कि उसके पास पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है कोई भी सर्विसेज के बारे में डिस्क्रिप्शन कि आप ये इसके अंदर यहाँ पे है। और जब वो उन सर्विसेज को रिसीव किया जाएगा, जब उन सर्विसेज को यूज किया जाएगा, इंजॉयमेंट किया जाएगा उन सर्विसेज का, तो उस प्लेस को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको ऐसे टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो आप देख सकते हैं इनको भी। वन मोर थिंग इज दैट कि क्वेश्चन पेपर चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। आपको स्पेशली क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड सभी यूनिवर्सिटीज आप देख पा रहे होंगे, सभी यूनिवर्सिटीज के जो क्वेश्चन पेपर है आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सो विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी, जैसे आप नजर आ रहे बीकॉम क्लासेस 2023-2024 के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है हो जाता है फिनिश, जहां पे हमने प्लेस ऑफ सप्लाई को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। मेरे को बहुत मजा आया समझाते हुए, जो एग्जाम्पल लिए वो उनको करवाते हुए बहुत मजा आ रहा था। तो उम्मीद करूंगी तो आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर सेक्शन 12-13 कंप्लीट हो गया। अब देखो 12 को समझाने में कितना टाइम लगा, 13 तो बिल्कुल ऐसे 10-15 मिनट का काम था, है ना। क्या आप ओवरव्यू करना चाहेंगे तो उसके लिए हम एक स्पेशल बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर ये कंप्लीट चैप्टर, ये 30 पेजों की जो पीडीएफ है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ। वहां आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कैसे आप उस नोट्स को एक्सेस करें। ठीक है, पर पीडीएफ 9 रुपए चार्जेस किए गए हैं। और हाँ, वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट्स करके बताना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कमेंट्स होता है वो क्या है, हमें मोटिवेशन देता है। कुछ अगर अच्छा है तो नॉर्मल सी बात है, तो पॉजिटिव हमें मोटिवेशन देगा। अगर नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं कि मैम आपका समझाने का तरीका अच्छा नहीं था, आपको तो समझाना ही नहीं आता, आप खुद कंफ्यूज है, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं उन पॉइंट से हम एक नया तरीका खोजते हैं कि अब की बार कुछ इस तरीके से समझाया जाए। आपको भी पता होगा कि पहले जैसे कि हम नोटबुक पे पढ़ाते थे, देन उसके बाद हमने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया, देन उसके बाद बच्चों ने कहा कि मैम आप थोड़ा सा पिक्चर के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए पीडीएफ्स को, देन हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाया। सो प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। ओके, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, 11 चैप्टर के अंदर। अब हमारे कम से कम 60 to 65% सिलेबस हो चुका है। देन
आप देख भी पा रहे होंगे, नेचर ऑफ सप्लाई, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई, कंपोजिट। जैसे कि हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंप्लीट चैप्टर किए थे, ऑडिटिंग के कंप्लीट चैप्टर किए हैं, तो इसी तरह से इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, जीएसटी को भी। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर, 11 के अंदर, सॉरी।